नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के सीबीएसई बोर्ड के लिए इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की 32 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और यदि आप ये 32 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको अतिरिक्त क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कहीं कुछ जाना नहीं पड़ेगा। इवन 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी में काफ़ी आपको कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय का मापन। और इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्रीय जो चक्रीय प्रवाह है वो बताएं। और ये दो क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह जो है दोस्तों दो तरीके से आता है, या तो आपको वास्तविक चक्रीय पूछा जाता है या फिर मौद्रिक चक्रीय प्रवाह पूछा जाता है। सामान्यतया मौद्रिक चक्रीय प्रवाह पूछा जाता है, लेकिन एक बार ये 6 मार्क्स में दोनों को भी पूछा गया है, इसलिए आप दोनों को प्रिपेयर कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है अगर आप देखें तो वो है दोहरी गणना का। दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं और इससे बचने के उपाय आपको बताने, उदाहरण भी तैयार करना है आपको, क्योंकि कभी ये उदाहरण से पूछा जाता है और कोई बचने के उपाय, यानी कि जो प्रॉब्लम डबल काउंटिंग, ये या तो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ पूछा जाएगा या फिर इसको हाउ कैन वी अवॉइड इट और सॉल्व इट, इस तरह से पूछा जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस यूनिट से है वो है जीडीपी या जीएनपी कल्याण का उचित मापन करता है या नहीं करता है, यानी ये ट्रू इंडिकेटर या मेजर वेलफेयर का है या नहीं है, इसको लेकर के है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आय की गणना का उत्पाद विधि से स्टेप बाय स्टेप आपको जो है उसको एक्सप्लेन करना है और इसकी 4 प्रिकॉशंस भी बतानी है। इसी तरह से जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का है, और उसमें आपको सावधानियां बतानी है कि किस तरह से हम उसमें सावधानियां रख सकते हैं इनकम मेथड से, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है। और इसको लेकर के हमने एक वीडियो भी अपना बनाया जिसमें आपको 4 प्रिकॉशंस ऐसी बताई हैं जिनको आप किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं, यानी तीनों में से किसी भी मेथड से अगर प्रिकॉशन पूछी जाए तो आप उन चारों को लिख सकते हैं। और वो चारों प्रिकॉशंस ऐसी हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि उनको चारों को हमने न शामिल करने वाली जो आइटम्स हैं उसके रूप में लिया है। 6 क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड को लेकर के है सेम उसी तरह से। और 7th जो क्वेश्चन है दोस्तों वो डिफरेंस को लेकर के है। इसमें या तो आपका जो है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को डिफरेंस करने को लेकर के क्वेश्चन आता है, जो मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं हैं, ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स में। दूसरा जो है आपका वो है उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं का। और तीसरा है स्टॉक और प्रवाह का। चौथा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को लेकर। और लास्ट वन है रियल इनकम और रियल नेशनल इनकम एंड मॉनेटरी नेशनल इनकम को लेकर के। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन कोई ना कोई बनने की संभावना दोस्तों रहती है। और 8वां जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आय या घरेलू आय की गणना में निम्नलिखित को किस प्रकार व्यवहार में लाया जाएगा, यानी कुछ आइटम्स आपको दिए जाएंगे, आपको विद लॉजिक यानी विद रीज़न आपको बताना है कि उनको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर यदि आप रीज़न नहीं लिखते हैं या रीज़न गलत लिखते हैं तो आपको कोई मार्क्स इसके लिए नहीं दिया जाता है। अब पहले ऐसा था कि यदि आपने रीज़न नहीं लिखा और आपने येस या नो करेक्ट लिख दिया है तो उसका हाफ मार्क आपको ज़रूर मिलता था, लेकिन अब वो नहीं दिया जाता है एज़ पर न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस। तो इसमें कुछ आइटम्स आपको एज एग्जांपल आपको जो है वो दिए हुए हैं, जैसे भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले भारतीयों का वेतन, या फर्म द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान, या लंदन में एसबीआई की शाखा में कार्यरत भारतीय निवासी का वेतन, 50 लाख का मकान खरीदकर जो उसी वर्ष 60 लाख में बेच दिया गया। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स। any other point can be come like these examples, so you will have to prepare some more points also. यूनिट नेक्स्ट जो है वो हमारी केंद्रीय और भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य क्या हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मनी एंड बैंकिंग से। और इस पर प्रश्न आने की संभावनाएं इस बार कम रहेंगी, फिर भी ये आपको तैयार करना है। दूसरा, केंद्रीय बैंक के साथ साथ आपका जो वाणिज्यिक बैंक है उसमें केंद्रीय बैंक सीआरआर और एसएलआर का किस प्रकार से, या रेपो दर या बैंक रेट का कैसे उपयोग करता है साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। और 11th क्वेश्चन है
सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस करने को लेकर के। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, जिसमें 12th क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है ये कि जो कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है या लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और 13th क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा जो नेशनल इनकम डिटर्मिनेट होती है वो किस तरह से होती है, तो वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 14th क्वेश्चन है जिसमें अर्थव्यवस्था में आपके संतुलन को, इसी संतुलन को, इक्विलिब्रियम को आपको बताना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और 15th क्वेश्चन है जो आपको डेफिशिएंट डिमांड को एक्सप्लेन करना है या डिफ्लेशनरी गैप को बताना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और इसे ठीक करने के दो क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि जो दो मौद्रिक उपाय हैं वो भी बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिमांग यानी कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन को आपको चित्र से दिखाना है। अक्सर इस क्वेश्चन को लेकर के हम आपको बता दें, पिछले 2-3 साल से हो ये रहा है कि सीबीएसई इसमें एक चित्र आपको देती है और उस चित्र को देखकर आपको बताना होता है कि इस चित्र में एक्सेस डिमांड को दिखाया गया है या डेफिशिएंट डिमांड को, और उसे ठीक करने का कोई मेज़र भी पूछती है, वो जनरली फिस्कल मेज़र्स पूछा जाता है, तो आपको 2 फिस्कल मेज़र भी दोनों के आने चाहिए। 17 क्वेश्चन है कि जो आपका डेफिशिएंट डिमांड है उसको ठीक करने के लिए क्या मॉनेटरी मेजर्स हो सकते हैं कोई, तो मॉनेटरी मेजर्स आप जानते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव यानी मात्रात्मक और चयनात्मक 2 प्रकार के होते हैं। और मात्रात्मक में बैंक रेट में चेंज करना, सीआरआर में चेंज, एसएलआर में चेंज और ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी खुले बाजार की क्रियाएं, वो सब इसमें आते हैं। और क्वालिटेटिव में सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन यानी चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन है जिसमें एपीसी एपीएस में रिलेशनशिप और एमपीसी एमपीएस में रिलेशनशिप बताना है, और एमपीएस या एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन होता है, तो वो आपको एक्सप्लेन इसमें करना है। और जो भी आपके बचत फलन या फिर आपको उपभोग फलन दे करके, जैसे C इज इक्वल टू 800 प्लस 0.8y, इस तरह से आपको कोई कंजम्पशन फंक्शन दिया और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ रुपीज़, और आपसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन पूछा जा सकता है। 19th क्वेश्चन है मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और यानी गुणक की कार्यक्रिया को समझाना है आपको चित्र और तालिका से। 20वां प्रश्न है बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी क्यों बजट बनाती है सरकार, वो आपको बताना है 8th यूनिट में। और 21st क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर। तो इसमें कभी कभी राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर यानी कि रेवेन्यू और कैपिटल जो रिसीट्स हैं उसमें डिफरेंस कराया जाता है या फिर एक्सपेंडिचर में कराया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजी खाते की मदे लिखने के लिए है, कभी कभी इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व घाटे, पूंजीगत घाटे, राजकोषीय घाटे और सकल प्राथमिक घाटे की अवधारणा यानी उनके क्या सूत्र हैं और ये क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव टैक्सेशन और प्लैंड एंड नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कभी कभी ये भी आ जाता है। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है 9th, उसमें भुगतान शेष के जो घटक हैं वो आपको बताने हैं, मतलब ये आपकी टोटल मिलाकर के जो यूनिट है ये एक्चुअली वही है। और इसमें आपको 9th यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं, एक भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, दूसरा विदेशी विनिमय दर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसमें आपको कंपोनेंट्स बताने हैं बीओपी के। और 26 क्वेश्चन में आपको भुगतान शेष के घाटे के बारे में बताना है कि क्यों उत्पन्न होता है। 27th क्वेश्चन में आपको जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें फ्लैक्सिबल जो वेरिएबल फॉरेन एक्सचेंज रेट है, हाउ इज़ इट डिटरमिन्ड, किसका निर्धारण कैसे होता है, ये बताना है। 28th क्वेश्चन में बताना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर चेंज होता है तो उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी विदेशी विनिमय दर तथा घरेलू मुद्रा के मूल्य यानी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पर क्या इफेक्ट होता है। 28th क्वेश्चन में आपको घरेलू मुद्रा के मूल्यह्रास और अवमूल्यन में अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि डेप्रिशिएशन एंड डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी में डिफरेंस करना है। 29th क्वेश्चन में आपको स्थिर विदेशी विनिमय दर के 2 गुण और 2 दोष बताने हैं। ठीक इसी तरह से 30th में आपको जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसके 2 गुण और 2 दोष यानी कि टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं। 31st क्वेश्चन में आपको स्टेट एनी 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट
ये 30th के साथ मैच कर, ये सेम हो गया है। तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी ही आपको टेक्स्ट में या अपने उसमें कमेंट में चेंज करके बता देंगे। 32nd क्वेश्चन जो है वो विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के स्रोत आपको बताने हैं, सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इनका विदेशी विनिमय दर के साथ क्या संबंध होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 2021 एग्ज़ाम। यद्यपि हम जानते हैं कि अभी कोरोना पैंडेमिक के कारण कुछ भी श्योर नहीं है कि एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे कैसे होंगे। इसको लेकर के हमने अपना एक वीडियो 20 तारीख को ही आज डाला है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप देने की कोशिश की है कि सीबीएसई में भी एग्ज़ाम्स को लेकर के क्या डिस्कशंस चल रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यदि आपको कुछ भी क्वेरी है, यदि आप इसका पीडीएफ फॉर्म में ये चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इसका लिंक शेयर कर लेंगे आपसे।